हे गाइस, क्या हालचाल आप सबके। माय नेम इज जेवी सिंह। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं और आज हम करने वाले हैं सेपरेशन टेक्निक्स के बारे में। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। मैंने आपको पिछले सेशन में भी बताया था कि भाई हम सेपरेशन टेक्निक्स के बारे में डिटेल में देखेंगे कि कैसे कैसे अगर दो चीज़ें मिक्स हैं आपस में तो उनको सेपरेट किया जा सकता है। आज थोड़ा गर्दन में बहुत ज़्यादा पेन है कि इसी काम में लगा हुआ हूँ, तो बट ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ मैं। ये देखो, मैं आपको दिखाता भी हूँ, आपको ऐसे ही लग रहा होगा। ये देखो, ये अभी मैंने ज़बरदस्ती निकाल के इसको नीचे रखा है ताकि मैं ढंग से पढ़ा पाऊँ, है ना। तो आइए शुरू करते हैं आज हम। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि होता क्या है। कभी भी जैसे मान लीजिए कि आपके पास चीनी और पानी का घोल है एग्जाम्पल, तो अगर मैं आपको बोलूँ कि चीनी और पानी को अलग अलग कर दें तो कैसे करेंगे? क्या कोई तरीका है आपके पास? सोचिए जरा, दिमाग पे जोर डालिए, है ना। फिर मैं अगर बोलूं आपको कि जैसे आपने घर में देखा होगा ना, आपकी मम्मी छाछ होता है, छाछ के साथ यूं यूं करके गेहूं के दाने को साफ कर रही होती हैं। कई बार आपने देखा होगा मम्मी को, दादी को, नानी को, किसी ना किसी को देखा होगा आपने। अभी आप उस जनरेशन में है कि आपने देखा होगा। आगे वाले बच्चे होंगे वो नहीं देख पाएंगे, उनको ऐसे एग्जाम्पल्स हम नहीं दे सकते क्योंकि आजकल सब कुछ मशीन से ही जुड़ा जुड़ा आ जाता है। क्या है भाई ये लगा हुआ? ठीक है, तो ज़्यादा उसका फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है दोस्त, तो आपने देखा होगा वो छाछ से यूं यूं करते हैं, तो क्या होता है, जो मिट्टी के पार्टिकल होते हैं ना उनको छाछ दूर फेंक देता है और आपका जो साफ गेहूं है वो छंट जाती है। नहीं तो फिर आपको चरचर सी आने लग जाएगी अगर आप आटा पिसवाएंगे। ऐसे ही आप देखिए कि दाल लेने जाते हैं तो कई बार क्या होता है कि जो लो दुकानें होती है ना, वो क्या करती हैं, आपको सस्ते में दाल दे देती हैं लेकिन उसके अंदर बहुत सारे कंकड़ भी होते हैं। पहले तो वो 10 किलो दाल लेके आएगा, 1 किलो उसके अंदर कंकड़ को मिक्स करेगा अच्छे से, फिर आपको दाल देगा। तो वो इस तरह से गेम खेलते हैं, इसीलिए वो थोड़ी सस्ती दाल दे देते हैं। कुछ पॉलिश्ड दालें आती हैं, वो तो एक अलग चीज़ हो गई, है ना। तो ये पूरे का पूरा जो गेम है, आप समझिए कि सारा का सारा गेम किस बात पे टिका हुआ है? सेपरेशन की टेक्निक पे टिका हुआ है। अब देखते हैं हम कि सेपरेशन के अंदर टेक्निक्स कौन कौन सी होती है। जैसे कि अब गेहूं वाले ही मैंने एग्जांपल दिया है आपको, तो गेहूं में क्या है कि वो जो मिट्टी के कंकर हैं और गेहूं को अलग करना है, तो आप एक तरह से कैसे कर रहे हैं, उनको हाथ से हैंड पिकिंग से भी अलग कर सकते हैं। तो वो क्या तरीका हो गया, उसको मैं बोल दूंगा हैंड पिकिंग करना। आप देखिए, दाल में से कंकड़ निकालने हैं तो निकाल सकते हैं। अब ऐसे ही अगर मैं बोलूं आपको कि थ्रेशिंग की प्रोसेस कौन सी होती है, तो अब ये भी बहुत कम लोग हो गए जो खेतों में जिन्होंने देखा होगा। अब क्या है कि जो हम तो जैसे एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, हमारा पूरा का पूरा जो लाइनेज है वो सारे का सारा एग्रीकल्चर से ही है, तो हमें पता है, हमने ये चीज़ें देखी हुई हैं। अगर आप नहीं है एग्रीकल्चर से तो भी आपको मैं बता दूं कि एक ड्रम होता है, खाली ड्रम तो पता होगा ना, लोहे का ड्रम, खाली वाला ड्रम होता है। अब गेहूं बोई जाती है, जब वो पक जाती है पूरी की पूरी, ये बैसाखी के टाइम की बात होती है। बैसाखी इसीलिए मनाई जाती है कि जब आपकी पूरी की पूरी गेहूं पक गई है तो फसल लहलहा रही है, तो किसान खुश होते हैं, तो बैसाखी मनाते हैं। तो पकड़ के गेहूं को ड्रम के ऊपर यूं जोर के मारते हैं। उससे क्या होता है कि जो ऊपर दाने लगे होते हैं ना गेहूं के, वो टूट के नीचे गिर जाते हैं और जो बाकी का झाड़ होता है, अब ऐसा तो है नहीं वो पूरे के पूरे झाड़ में से आप एक एक गेहूं का दाना निकालने बैठोगे फिर तो हो गया काम। तो इसीलिए उसको यूं पकड़ के यूं ड्रम पे मारते हैं जिससे कि गेहूं के दाने टूट के नीचे गिर जाते हैं। वही चीज़ है यहाँ पे, इसी को बोलते हैं थ्रेशिंग की प्रोसेस। ठीक है, फिर एक प्रोसेस हमारी होती है फिल्ट्रेशन। अब मान लीजिए कि आपने मिट्टी है जो है वो पानी में मिक्स कर दी, पानी में मिट्टी मिक्स की, तो अब मैं उसको कैसे सेपरेट करूं? क्या मैं हाथ से उठा उठा के मिट्टी को निकालूं? ऐसा हो नहीं सकता है। तो क्योंकि कुछ मिट्टी उसमें घुल भी चुकी है। आप आरओ क्यों लगाते हैं? आपके घर के अंदर आरओ के अंदर फिल्टर लगा होता है, एक बाहरी फिल्टर लग जाता है आरओ से। तो वो किस लिए लगता है? वो इसीलिए लगता है कि भैया जो कंकड़ है, मिट्टी है, वो सारी उस फिल्टर पे रह जाए और साफ पानी आगे चला जाए, फिर वो आरओ में जाएगा, फिर आगे प्रोसेस होगी आरओ वाली। तो यहाँ पे आप मेरे को समझाइए कि फिल्ट्रेशन क्या हो रही है। फिल्ट्रेशन से क्या कर रहे हो आप? मिट्टी को एक तरह से अलग कर रहे हो। अब ये भी डिपेंड करता है कि पार्टिकल कितने बड़े हैं कितने छोटे हैं, उसके हिसाब से आप फिल्ट्रेशन मीडियम को यूज़ करते हैं। यहाँ पे जैसे फिल्टर पेपर की बात करता हूँ मैं, तो फिल्टर पेपर कौन सा इस्तेमाल करना है ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि मिट्टी के जो पार्टिकल हैं वो कितने बड़े हैं। अब मान लो कि मिट्टी के पार्टिकल इतने इतने बड़े हैं, तो आप उस हिसाब से फिर छन्नी के अंदर ही कर लो भाई, छन्नी के अंदर ही निकाल लो। लेकिन जब आप छन्नी में मोटे मोटे पार्टिकल तो निकाल लोगे, लेकिन आप देखोगे कि कुछ पार्टिकल ऐसे होंगे जो पानी में पूरा घुल रखे होंगे और पानी को मिट्टी वाला कर रखा होगा, तो वो एकदम साफ पानी नहीं है। इसका मतलब वो बिल्कुल सस्पेंड हो रखे हैं पानी के अंदर ही। तो उनको कैसे साफ कर सकते हैं? उसके लिए हमें बिल्कुल छोटा छोटा बारीक बारीक होल्स वाला फिल्टर पेपर चाहिए होगा। उसके अंदर से यू पास करेंगे तो नीचे से एकदम साफ सुथरा जल निकलना शुरू हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन की प्रोसेस बोलते हैं। ये देखिए वही चीज़ हमने की, यहाँ फिल्टर पेपर लगा दिया, ऊपर मिट्टी वाला पानी डाला तो नीचे एकदम साफ फिल्टर
फिल्ट्रेट निकल रहा है। अब फिल्ट्रेट किसको बोलते हैं, यहाँ पे जो पानी नीचे साफ निकला इसको बोलते हैं फिल्ट्रेट। लेकिन जो यहाँ पे मिट्टी इस पेपर के ऊपर आ गई उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रेसिड्यू। ये वर्ड्स आपको पता होने चाहिए। और फिल्टरिंग मीडियम क्या है, फिल्टर पेपर है यहाँ पे, ठीक है दोस्त। अब एक और चीज होती है सेडिमेंटेशन। जैसे कि आप मान लीजिए कि रेत है, आपने क्या किया, पानी के अंदर रेत डाल दी, घोल दिया उसको पूरे को पूरे। अब आप कंफ्यूज हैं कि भाई ये पूरी की पूरी घोल दी मैंने, अब इसको मैं साफ कैसे करूं। कुछ नहीं करना, थोड़ी देर के लिए उसको ऐसे ही रख दीजिए, आप देखेंगे सारी की सारी रेत नीचे बैठ गई। और उसके बाद ऊपर वाला पानी निकाल लो, रेत से पानी अलग हो गया। या फिर आप अपनी घर के पानी की टंकी देखना कभी भी ऊपर चढ़ के, जब आपके घर में आप मोटर चलाएंगे ना तो ऊपर से पानी यूं गिर रहा होगा, आप देखना कि टंकी के अंदर जब वो गिरेगा ना पूरी टंकी को बिल्कुल गंदा कर देगा वो पूरे के पूरे पानी को, क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर कुछ ना कुछ मिट्टी होगी पहले ही, ठीक है। तो जब आप मोटर को बंद कर देंगे, अब ऊपर से टंकी में पानी आना बंद हो गया मोटर से, है ना, तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद आप देखना जो पानी आपको पूरा टंकी का गंदा लग रहा है ना, धीरे धीरे आप देखना कि 15-20 मिनट में क्या होगा, सारी मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और ऊपर सिर्फ साफ पानी रह जाएगा। नीचे आप जब नल खोल के चलाएंगे तो आपको एकदम साफ पानी मिलेगा। ये क्या चीज़ है, ये सेडिमेंटेशन है। जब भी आप देखिए कि टैंक वाला जो होता है साफ करने आता है तो वो हमेशा टंकी को, उसके बॉटम को इंपॉर्टेंट है साफ करना, साइडों से इतना नहीं लगा होता जितना बिल्कुल बॉटम पे मिट्टी इकट्ठी हुई होती है। अब आप सोचेंगे कि भैया जब नीचे मिट्टी इकट्ठी हो जाती है तो वो तो फिर नीचे नल के अंदर आनी चाहिए। तो आपको मैं थोड़ा सा समझाता हूँ यहाँ पे, आप ये समझना कि ये टंकी है जैसे, है ना, तो जो नल लगता है ना आपके घर में पानी आने के लिए, वो थोड़ा सा ये आपके घर में जाएगा पानी यहाँ से, है ना, तो वो बिल्कुल नीचे नहीं लगता नल कभी भी, नल थोड़ा सा इतने डिस्टेंस से ऊपर लगता है। उसका कारण यही है कि अगर नीचे लगा दिया तो ये मिट्टी घुल के फिर नीचे आ जाएगी, फिर तो आपको मिट्टी वाला पानी मिलेगा। तो ऐसा नहीं होता है, इसको इसीलिए बॉटम से थोड़ा सा ऊपर लगा देते हैं ताकि आपको साफ जल मिले, और नीचे जो है, नीचे गंदा पानी है उसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, फिर तो जब टंकी साफ करवाएंगे तभी आपको मिलेगा, ठीक है दोस्त। तो ये कुछ कुछ मैंने मेथड्स बताए हैं, ये यहाँ पे भी वही लिखा है, जैसे हैंड पिकिंग होगी, थ्रेशिंग होगी, विनोइंग, सीविंग, इवेपोरेशन, डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन, इसमें सेडिमेंटेशन। इसमें एक मैंने ओवरव्यू दे दिया आपको। ऐसी मैग्नेटिक सेपरेशन का भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। आप मेरे को बताइए कि लोहे के छोटे छोटे कील हैं आपके पास, ये मान लो लोहे के कील हैं आपके पास, ये लाल रंग के। अब आपके ये किस में मिक्स है, ये देखिए कि ये बहुत सारी मिट्टी है, इस मिट्टी के अंदर मिक्स है, ये बहुत सारी मैंने मिट्टी लिख दी यहाँ पे, इस मिट्टी के अंदर मिक्स है। अब मैं बोलूँ ये बहुत सारा है, मान लो इतना सारा है, अब मैं बोलूँ कि भाई इसमें से एक एक कील निकालो, तो एक एक कील अगर आप निकालने बैठ गए तो फिर तो हो गया काम, फिर तो वो इतना समय लग जाएगा कि भाई रहने ही दो, इससे अच्छा तो क्यों निकालने, उसमें से हम दूसरी जगह से मिट्टी ले लेंगे, इसी से निकालने हैं, है ना। तो अब क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, इसका बेस्ट सॉल्यूशन है, एक आप क्या लीजिए, मैग्नेट ले आइए भाई। आप क्या लेके आए, एक बार मैग्नेट ले आए, ठीक है, नोट्स आओ। अब आपने क्या किया, इस मैग्नेट को उठा के इसके अंदर यूं घुमा दिया। जैसे ही घुमाएंगे तो आपको पता है कि ये मैग्नेट किसको खींचेगा, मिट्टी को खींचेगा क्या, बिल्कुल भी नहीं खींचेगा, लेकिन यहाँ पे जो लोहे के कील है छोटे छोटे वो इसके साथ चिपक जाएंगे और हो गया आपका काम, ये सारे सेपरेट हो गए तुरंत। तो इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन बोल देते हैं। समझ गए इस चीज को। इवेपोरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन की टेक्निक मैं थोड़े टाइम पहले पढ़ा के भी आया हूँ अभी आपको कि इवेपोरेशन क्या होता है, शुरू के लेक्चर्स में ही बता दिया था मैंने इवेपोरेशन क्या होता है, ताकि एक आपको बेग आइडिया लग जाए। इवेपोरेशन वहां पे क्यों बताया था, क्योंकि इसका बार बार इस्तेमाल हो रहा था। अब जिन चीजों का बार बार इस्तेमाल हो रहा था वो मैंने पहले ही बता दी। अब ऐसा नहीं है ना कि मैं सेपरेशन वाले मेथड्स का वेट करूं कि भैया कब ये चैप्टर आएगा, सब चीजें आपस में इंटरलिंक्ड हैं। जो चीजें मुझे पहले बतानी थी वो मैंने इसीलिए बताई कि उनका यूसेज वहां पे था, अगर वो नहीं बताऊंगा तो फिर आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो इसीलिए इवेपोरेशन क्या हो गया, जैसे कि अब देखिए कि नॉर्मली आपका टावल सूखता है या फिर कोई समुद्र के किनारे हैं आप, बीच में, वहाँ पे अगर आपको नमक बनाना है तो वो खारा पानी होता है, तो इवेपोरेट होता रहता है और पीछे जो है वाइट वाइट कलर का नमक छूटता रहता है। ये सारी की सारी प्रोसेस होगी इवेपोरेशन की, है ना। आगे अभी हम एक एक करके इन सारी प्रोसेसेस को देखेंगे भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने यूं ही बता दिया और हो गया। आइए सबसे पहले तो मैं इनमें जो मेन इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस है ना मैं वही बताऊंगा। हर प्रोसेस को देखिए मैंने एक थोड़ा थोड़ा तो डिफाइन कर दिया, उनमें वही था बस आपके लिए, एक वनडे एग्जाम के बच्चे के लिए इतना ही होता है ना। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, अगर आपको सेपरेशन करनी है मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड की, ऐसे दो लिक्विड जो आपस में मिक्स नहीं हो सकते हैं। अब कौन से ऐसे दो लिक्विड हैं, अगर मैं आपको बोलूँ तो आप बोलेंगे एक पानी हो गया, एक तेल हो गया, ऑयल। ऑयल और पानी को जितना मर्जी घोलते रहो। ऑयल हल्का होता है पानी से क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है, तो वो ऑयल ऊपर तैरेगा पानी के। और आप कभी भी देख लीजिए घर में आप सब्जी भी बनाते हैं तो
पानी भी डालते हैं सब्जी में, तेल भी डालते हैं। तो अगर आप तेल ज़्यादा डाल देंगे ना कभी सब्जी में, तो आप देखना तेल ऊपर ऊपर तैरता रहेगा। इसका मतलब है तेल की डेंसिटी कम होती है। आपने जबकि इतनी कड़छियाँ मारी थी सब्जी में, तब भी वो उसमें नहीं घुला, और वो घुलेगा भी नहीं, हमेशा ऐसे ही रहेगा। तो इसका मतलब है टू इममिसिबल, जो आपस में मिक्स नहीं हो सकते, ऐसे दो लिक्विड को सेपरेट कैसे किया जा सकता है, उसकी प्रोसेस होती है सेपरेटिंग फनल से। आप देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये पेट्रोल और पानी को मिक्स किया हमने और इसमें डाल दिया। अब थोड़ी देर बाद उसको ऐसे ही रखे रहने दीजिए, कुछ मत कीजिए, तो क्या होगा, पेट्रोल ऊपर तैरने लग जाएगा, पानी नीचे रहेगा, क्योंकि पानी की डेंसिटी ज्यादा है। अब ऐसे कीजिए, इस टैप को खोल दीजिए। जैसे ही इसको खोलेंगे तो यहां से पानी टक 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 करके नीचे आएगा, और जैसे ही ये वाली लाइन यहां तक आएगी, तुरंत इस टैप को कर दो बंद। तो इसके मतलब क्या हो गया कि पानी सारा नीचे, पेट्रोल ऊपर रह गया। बस समझ गए। ये आपको लेयर्स भी दिखेंगी, साफ साफ दिखाई देती हैं ये लेयर, क्योंकि ये जो होती है ग्लास की बनी होती है, फ्लास्क जो है पूरी की पूरी। तो आपको बाहर से देख के बिल्कुल जैसे अभी आप देख रहे हो ना, ऐसे ही आपको लेयर्स इसके अंदर दिखाई देती हैं। ऐसा नहीं समझना कि पेट्रोल दिखाई ही नहीं देगा। अगर आप एक तरफ पेट्रोल एक तरफ वो रख दो पानी, तो हो सकता है आप ना डिफरेंशिएट कर पाओ, लेकिन जब आप इन दोनों लेयर्स को आपस में देखोगे तो माइन्यूट डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। एक लाइन दिखेगी आपको कि भैया इसके ऊपर पेट्रोल है और इसके नीचे पानी है। ठीक है दोस्त, तो इसको क्या बोल रहे हैं एक तरह से, ये हम किससे सेपरेट कर रहे हैं, सेपरेटिंग फनल से। ये किस किस चीज़ के लिए हो सकता है इस्तेमाल, ऑयल और पानी को अलग अलग करने के लिए। एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स और को भी क्या करते हैं हम, मेल्ट करते हैं, उनको बहुत हीटिंग देते हैं, फिर वहाँ से आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसमें भी सेम ही प्रिंसिपल इस्तेमाल होता है। अब देखिए प्रिंसिपल क्या है इसका, अगर आपसे कई बार एग्जाम के अंदर ये पूछ लिया जाता है कि इसके पीछे का कारण बताइए कि कौन से प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है, तो ये किस चीज़ पे बेस्ड है, अलग अलग डेंसिटीज पे। बस ये आपको वर्ड इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर, डेंसिटी। डेंसिटी डिफरेंस इसके अंदर मेजर इंपॉर्टेंट वर्ड है, कि ये सारे का सारा गेम हो रहा है डेंसिटी डिफरेंस की वजह से। अगर पेट्रोल वाटर से कम डेंसिटी का ना हो तो हमें पता ही नहीं लगेगा। मान लीजिए एक पेट्रोल है एक पानी है, अब मान लो कि हम कुछ ऐसा हो जाए कि पेट्रोल की डेंसिटी पानी के बराबर ही हो जाए, तो क्या होगा, आपस में पूरा मिक्स ही हो जाएगा, हमें पता ही नहीं लगेगा, इनका बिल्कुल ही नहीं पता लगेगा। तो ये इसीलिए हम इनको सेपरेट कर पा रहे हैं, क्योंकि इनकी डेंसिटी के अंदर डिफरेंस है। ठीक है दोस्त, अगर डेंसिटी में बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस होगा तो भी हम इसको सेपरेट नहीं कर पाएंगे, एक ठीक ठाक डिफरेंस होना चाहिए। अब दूसरा केस एक बनता है हमारा सब्लिमेशन का। सब्लिमेशन इज द ट्रांजिशन ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड फेज टू गैशियस फेज विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड फेज। ये मैंने पहले भी आपको समझाया था कि जैसे नेफ्थलीन बॉल्स होती हैं या कैम्फर होता है, कपूर होता है, ये आप कपड़ों में रखते हैं तो ये क्या होता है, सीधा सॉलिड से क्या बन जाता है, गैस बन जाता है, ये लिक्विड में नहीं कन्वर्ट होता। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। तो इसका भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। मान लीजिए कि दो सॉलिड है, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि नेफ्थलीन बॉल्स हमें पता है कि आग लगाते ही क्या होगा, वो सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाएंगी। अब आप देखिए कि मान लीजिए कि दो हैं चीज़ें, सपोज कीजिए कि एक सॉलिड जो है क्या है, मैं कुछ भी मान लेता हूँ, इसको मान लेते हैं कि प्लास्टिक मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए, है ना, कि कोई भी एक सॉलिड है, बस आप मेटल मान लेते हैं। सपोज कीजिए कि आयरन है ये, ठीक है, ये सारा आयरन का सॉलिड का मिक्सचर है एक, मान लीजिए कि ये है, ठीक है। अब इस आयरन की छोटी छोटी बीड्स के अंदर, छोटी छोटी बॉल्स के अंदर हमने क्या मिक्स कर दिया, कैम्फर मिक्स कर दिया। ये हमने कैम्फर मिक्स कर दिया। अब ये गोल गोल क्या है, कैम्फर है। अब मैं चाहता हूं कि भाई ये आयरन के अंदर से ये कैम्फर अलग हो जाए, तो मेरे पास एक तरीका कौन सा है कि मैं इस आयरन की बीड्स को ना, इस पूरे को मैं एक ट्रे में डालता हूं और कढ़ाई को क्या कर देता हूं, गर्म कर देता हूं। तो गर्म करूंगा तो ये जो कैम्फर की बॉल हैं ये क्या करेंगी, सीधा सीधा गैस में तब्दील हो जाएंगी, और पीछे क्या बच जाएगा, सिर्फ आपके पास आयरन बच जाएगा। इसका मतलब है कि ये भी एक टेक्निक है सेपरेशन की। समझ आया कि कैसे ये सेपरेशन में हेल्प करेगी ये वाली टेक्निक। ठीक है दोस्त, आई होप कि सब्लिमेशन प्रोसेस कैसे हेल्प करती है ये भी आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमारा देखिए क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन है। इसकी जो एप्लीकेशन है ना, बहुत ही वाइड स्प्रेड और वास्ट एप्लीकेशन है इंडस्ट्रियल के अंदर। इंडस्ट्रियल यूसेज इसका बहुत ज़्यादा है। कोई शायद ही इंडस्ट्री होगी जहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस ना इस्तेमाल की जा सकती हो। आप देखिए कि इसके अंदर क्या हम करते हैं, दो या तो लिक्विड ऐसे हो जिनकी अलग अलग डेंसिटी हो, उनको हम सेपरेट कर सकते हैं, या फिर ये हो सकता है हम क्या करें कि एक लिक्विड हो और एक सॉलिड हो, एक लिक्विड हो और एक सॉलिड हो जो इनका मिक्सचर हो। मान लीजिए कि एक लिक्विड है, उसके अंदर हमने बहुत सारा सॉलिड मिक्स कर रखा है। अब हम चाहते हैं कि वो सॉलिड अलग हो जाए, लिक्विड अलग हो जाए उस मिक्सचर में से, तो यहां पे भी इसका सेंट्रीफ्यूगेशन का इस्तेमाल हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि
सॉल्यूशन कैसा है आपके पास। जैसे मिल्क है, तो मिल्क के अंदर क्या होता है, मिल्क के अंदर आपने देखा होगा गाँव के अंदर एक मटका सा होता है। अब आपको मैं थोड़ा सा पहले गाँव वाली फीलिंग दे दूं। मटका होता है, मटका के ऊपर एक मोटर लगाई होती है। मोटर के अंदर क्या होता है, एक एजिटेटर होता है। ये क्या करता है, गोल गोल घुमाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, पूरे का पूरा आपने दही दुही जो भी रखना है इसके अंदर पूरा आपने मिक्स करके रखा होता है। अब ये मोटर चलती है, गोल गोल घूमेगी जोर जोर के। अब इसके अंदर क्या होगा, ये मिल्क दही वही वाला सारा कंसेप्ट है बटर निकालने का, ठीक है। मिल्क हो दही हो वो सब चीजें। तो इसमें क्या होगा, जो हैवी पार्टिकल होंगे ना सस्पेंडेड, हमें पता है कि ये कोलाइड सॉल्यूशन होता है, मिल्क होता है, बटर होता है, ये सब क्या है, कोलाइड है। तो इसके अंदर क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जो कि पूरे के पूरे अंदर फैले होते हैं, लेकिन अब वो हैवी पार्टिकल होते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है, वो अंदर सस्पेंड किए होते हैं पूरा अच्छे से, इसीलिए इसको कोलाइडल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो ये जैसे ही घूमेगा, आप मेरे को बताओ कि कोई भी चीज जब गोल गोल मैं घुमाता हूं तो वो मेरी तरफ आएगी या बाहर की तरफ जाएगी। आप खुद सोचो, आपकी तरफ कोई चीज यूं यूं आप घुमा रहे हैं आएगी या बाहर की तरफ जाएगी। ऑब्वियसली बाहर की तरफ जाएगी। जैसे मान लीजिए कि ये है, ये डब्बा है, इसके अंदर मैं कोई भी एक छोटी सी बॉल रख देता हूं यूं करके। अब मैं गोल गोल यूं गोल गोल घूमने लग जाऊं जोर के, तो ये बॉल बताइए कि डब्बे में बाहर की तरफ निकलेगी, यूं करके उस तरफ जाएगी, यूं करके उस तरफ जाएगी, ना कि ये मेरी तरफ आएगी, है ना। इसका मतलब क्या है, ये एक तरह से वही हो गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है कि बाहर की तरफ जाएगी। जैसे वो रस्सी घुमाते हैं यूं करके तो बाहर की तरफ फोर्स लगती है, ऐसे ही इसमें क्या होगा, इन छोटे छोटे पार्टिकल्स के ऊपर जब यूं यूं गोल गोल घुमाएंगे तो बाहर की तरफ को फोर्स लगेगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी तो वो इनको पार्टिकल्स को इधर को जाएगी, इधर को धकेलेगी, इधर को धकेलेगी। ये सारे आके क्या है, यहाँ चिपक जाएंगे दोस्त, यहाँ आके चिपक जाएंगे। बाद में जब आप इसको बंद करेंगे तो ये सारे का सारा आप यहाँ से मक्खन निकाल लेंगे और पीछे क्या बच गया, आपका छाछ बन गई, लस्सी बच गई, है ना, जिसको हम बटर मिल्क भी बोलते हैं। समझ गए इस चीज को। तो ये प्रोसेस क्या होगी, सेंट्रीफ्यूगेशन हो गई। ये मैंने एक नॉर्मल भाषा में आपको गांव की लैंग्वेज में समझा दिया, लेकिन यही चीज अगर मैं यहाँ पे आपको इंडस्ट्रियल के हिसाब से समझाऊं तो देखिए, पहले सॉल्यूशन ऐसा था जिसके अंदर ये पार्टिकल्स मिक्स थे। अब जब इसको गोल गोल घुमाया हमने सेंट्रीफ्यूज को, तो अब क्या हुआ कि जो इसके छोटे छोटे पार्टिकल थे ना, ये यहाँ आके चिपक गए, ये यहाँ पे आके चिपक गए। और बाद में हम क्या करेंगे, इस लिक्विड को बाहर निकाल देंगे और ये जो है सोल्ट सा, इसको हम इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है दोस्त, ये जो लिक्विड होता है ना, इसी लिक्विड को क्या बोलते हैं हम, मदर लिक्वर, ML, मदर लिकर भी बोलते हैं इसी लिक्विड को इंडस्ट्रियल भाषा में। क्योंकि मैंने बताया ना, मैंने फार्मा में काम कर रखा 5 साल दोस्त, तो इतना पता है कि इस लिक्विड को क्या बोलते हैं, मदर लिकर बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, ये छोटे छोटे पार्टिकल क्या है, ये इसको बोलते हैं वेट केक। क्या बोलते हो, वेट केक, केक की तरह इकट्ठा हो जाता है, बाद में फिर इसको निकाल लेते हैं। कभी मेरे को समय मिलेगा ना, मेरे पास सब कुछ पड़ा हुआ है सेंट्रीफ्यूज वगैरह का, पूरी वीडियो पड़ी हुई है, हमने सारा रखा हुआ है, मैंने पूरा अच्छे से संभाल के। तो हम कभी हो सकता है, अभी तो हम पहले एग्जाम को फोकस कर लें, बाद में मैं क्या करूंगा, एक दिन बैठ के सारा छांट के ना एक अलग से पूरी क्लास लेके आऊंगा, जिसके अंदर मैं आपको रियल चीजें दिखाऊंगा कि कैसे इंडस्ट्री में होती हैं। मैं एक एक चीज की फोटो मेरे पास पड़ी है कि केक कैसे होता है, उसके अंदर डिस्टिलेशन क्या हो रही होती है, रिएक्टर कैसे होते हैं, हीट एक्सचेंजर कैसे होते हैं, पंप कैसे होते हैं, सब पड़ा हुआ है अपने पास, रियल वाला पड़ा हुआ है, और वो भी ठीक है। तो मैं आपको एक दिन दिखाऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप बस इसको देख लीजिए, ताकि आपको भी भरोसा हो जाए कि भाई तुम्हारे भाई ने काम कर रखा है, ऐसा नहीं कि कुछ भी यूं ही पढ़ा रहा हूं मैं आपको। ठीक है दोस्त, तो अब आप देखिए कि इसका प्रिंसिपल क्या है। अगर मैं सेंट्रीफ्यूगेशन का पूछूं तो इसमें भी क्या होता है कि जो डेंसर कंपोनेंट है वो माइग्रेट अवे हो जाता है, वो दूर जाके चिपक जाता है, और जो लाइटर कंपोनेंट होते हैं वो एक्सिस की तरफ रहते हैं। यानी ये एक्सिस की तरफ अगर घूम रहा है तो एक्सिस के पास रहेंगे नॉर्मल वाले लाइटर कंपोनेंट, और जो हैवियर कंपोनेंट है वो इधर जाके चिपक जाते हैं यहाँ पे। ठीक है दोस्त, तो ये हमें कंसेप्ट पता लग गया। इसके अंदर भी बेसिकली क्या हो रहा है, डेंसिटी डिफरेंस ही इसका कंसेप्ट है, और दूसरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंसेप्ट है इसके अंदर। ठीक है, एप्लीकेशन इसकी क्या क्या होती है, यूज्ड फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट इन ए डायग्नोस्टिक फैसिलिटी। कभी भी ब्लड का टेस्ट करना हो या आपके सुसु का टेस्ट करना हो, यूरिन का, वहाँ पे इसका इस्तेमाल है। या फिर देखिए, बटर को क्रीम से सेपरेट करना है, वही बटर मिल्क वाला और मक्खन निकालने वाला सारा वही गेम है, वहाँ पे हो गया। फिर ये वॉशिंग मशीन में आपने देखा हो कि आपने कपड़े धो रहे हैं। अब देखिए कि हमारे पास तो बहुत समय तक वॉशिंग मशीन ही थी, आज आई हैं वॉशिंग मशीन हमारे पास, हम हमारे घर वाले हाथ से ही धोते थे कपड़े, है ना। तो वही चीज़ है कि जैसे जैसे वक्त बदला तो हम भी धीरे धीरे बदले हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में हमें कोई तरक्की मिल गई हो, एक ही दिन में हमारे पास बहुत पैसे आ गए हो। ऐसा भी समय देखा है कि चटाइयों पे सो रहे थे नीचे, है ना, तो पूरा पूरा परिवार चटाइयों पे सो रहे थे। ऐसा भी वक्त देखा है कि जब बहुत ही खस्ता हाल थे कि तेल बेच रहे हूँ मैं, तुम्हारा भाई तेल बेच रहा है, बताओ, ऐसा भी हाल देखा है। तो हर तरह के होते हैं। जैसे जैसे जीवन में आप हमेशा कोशिश हमें करनी चाहिए कि आगे बढ़ें। कभी भी देखिए कि डाउनफॉल की तरफ मत जाइए, हमेशा अपराइज की तरफ जाइए।
बहुत सारे लोग होंगे ऐसे हमारे कंपैरिजन में कि मान लीजिए कि जो हमसे मतलब कि हमारे साथ ही स्टार्ट किए होंगे, वो आज कहाँ हैं, हम कहाँ पहुँच गए। या ये भी हो सकता है कि हमसे भी ऊपर कुछ लोग चले गए जो हमारे साथ ही स्टार्ट किए थे। तो यह हमेशा हमें कोशिश करनी चाहिए कि ऊपर की तरफ जाएं, ना कि नीचे की तरफ जाएं। ठीक है, हम भी हमेशा कोशिश करते हैं कि बेटर नेक्स्ट टाइम, बेटर नेक्स्ट टाइम, हमेशा बेटर नेक्स्ट टाइम कीजिए। आप एग्जाम में भी फेल हो जाते हैं तो हमेशा बेटर नेक्स्ट टाइम। अगर आप ये सोचेंगे ना कि अगली बार भी मैं सेम ही चीज कर लेता हूं, सेम ही प्रोसेस से गुजर जाता हूं, कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा। मैं अगर सोचूं कि मैं यही कंटेंट एक जो आज मैंने बना दिया इसको मैं 10 साल तक पढ़ाऊं, तो क्या बच्चे का सिलेक्शन हमेशा होता रहेगा? ऐसा नहीं है, समय के साथ बदलना पड़ेगा। इस बार पैटर्न देखिए इतना बदला तो हमें ये चीजें इतनी डिटेल में पढ़नी पड़ रही, तो क्यों पढ़ते हम? हमें कोई मतलब नहीं था फिर इन चीजों को पढ़ने का, नहीं तो। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पे वॉशिंग मशीन जो है ना, बात वॉशिंग मशीन की हो रही थी। आ जाओ वापस से, बीच में थोड़ा थोड़ा मोटिवेट कर देता हूं मैं। तो वॉशिंग मशीन जो है ना, ये भी क्या करती है, इसके अंदर देखिए पानी के पार्टिकल होंगे। अब कपड़ों को सुखाना है अगर, तो ये गोल गोल घूमती है, हमें इतना तो पता है। तो जो पानी के पार्टिकल हैं वो बाहर की तरफ जाएंगे। आप खुद ही देखिए ना, आपका एक गीला कपड़ा यूं घुमा दो गीले कपड़े को तो 4 जगह पे छींटे खिंच जाएंगे। हैं, तुम्हारे दादाजी पापा जी बैठे हो, एक गीला अपना कच्छा लेके और यूं घुमाओगे तुम, तो उसके बाद क्या होगा तुम्हारे साथ? उनके ऊपर जैसी छींटे पड़ेंगे, निकालेंगे चप्पल, और जो तुम्हारा हाल होगा तुम्हारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बना देंगे वो। ठीक है, तो ये मजाक मजाक में कुछ कुछ चीज़ें इंजॉयमेंट के लिए। तो इससे आपको समझ रहेगा कि वॉशिंग मशीन में भी इसकी एप्लीकेशन है। तो आप देखिए कि मैं क्यों बता रहा हूँ एप्लीकेशन से ही क्वेश्चन आया करते हैं। इसीलिए मैंने बोला कि डेली लाइफ केमिस्ट्री जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अलग से क्या डेली लाइफ में पढ़ाऊँ, देख लेंगे अगर अलग से भी पढ़ाना होगा, लेकिन ये डेली लाइफ के एग्जाम्पल है। हमेशा डेली लाइफ के एग्जाम्पल हर टॉपिक के साथ देने जरूरी हैं, नहीं तो फिर आपको एग्जाम में आया तो समझ ही नहीं आएंगी चीज़ें। नेक्स्ट हम करते हैं क्रोमेटोग्राफी को। क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, ये थोड़ा सा कई बार बच्चे को इजीली समझ में नहीं आता। मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत अच्छे से समझा दूं मैं। ये क्या है, ये सेपरेट करती है डिफरेंट कंपोनेंट्स इन ए लिक्विड मिक्सचर। यानी एक लिक्विड का मिक्सचर है, उसमें कई सारे कंपोनेंट हैं। अब मान लो, जैसे आपको मैं बताता हूं कि आपको बनाना है पिंक कलर बनाना है। मान लो तुम्हारा दिल किया पिंक कलर बनाने का, तो तुम्हें पिंक पता है ना कि कैसे बनेगा। लाल और सफेद को मिक्स कर दोगे तो क्या बन जाएगा? पिंक बन जाएगा। आप देखो, ये आपके पास लाल कलर है और एक हम ले लेते हैं सफेद कलर, ये हो गया हमारा सफेद कलर। तो जैसे ही आप इनको मिक्स करेंगे तो क्या बन के आएगा? तीसरा निकल के आ जाएगा आपके पास, पिंक निकल के आ जाएगा इनको मिक्स करने में। पता है हमें। अब देखिए होता क्या है, जब मुझे मालूम है, अब मान लो कि आपके पास एक इंक है, वो पिंक ही कलर की है। अब मैं चाहता हूं कि भाई मेरे को इसके अंदर से पिंक तो है ये, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये लिक्विड फॉर्म में आपके पास पूरा पिंक इंक पड़ी है। अब मैं चाहता हूं कि ये अपने अपने कंपोनेंट में ब्रेक हो जाए। मैं चाहता हूं कि ये वाइट और रेड में अलग अलग हो जाए। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? आप सोच के देखिए। अभी तक तो हम बस ये सोच रहे थे कि चीनी से पानी में से चीनी के घोल को अलग कर दो, नमक को अलग कर दो, ये सब चीज़ें सोच रहे थे। गेहूं के में से मिट्टी को अलग कर दो, पानी में से मिट्टी को अलग कर दो, हम ऐसी चीज सोच रहे थे। लेकिन ये देखिए कमाल की चीज कि ये आपके पास पिंक इंक पड़ी है भाई, पूरी भरी हुई एक बोतल में। आप चाहते हो कि आप इसको लाल और सफेद में बदल दो। कैसे बदलोगे? यानी इन्हीं दोनों से बनी और इन्हीं में बदलना है। यहां पे यूज होती है आपकी क्रोमेटोग्राफी। ठीक है दोस्त, तो ये एक एग्जांपल मैंने बताया था आपको। आइए इसका एक एक करके मैं चीजें बताता हूं आपको कि होता क्या है। देखो, इट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स इन 2 phases, स्टेशनरी एंड मोबाइल। इसमें क्या होता है कि हम 2 चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। एक हमारे पास फेज होता है स्टेशनरी, एक होता है मोबाइल। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए कि आपके पास एक ब्लू इंक है, इसको मैं ब्लू ही बना देता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, फिर नहीं तो समझ नहीं आएंगी। ये ब्लू इंक है, ठीक है दोस्त। अब आपने क्या किया, आपने लिया एक पेपर लिया और उसके ऊपर इस ब्लू इंक को डाला और अब सूखने के लिए रख दिया। ब्लू इंक को सूखने के लिए रख दिया दोस्त। अब क्या होगा, आपको नेक्स्ट काम क्या करना है, एक कप लीजिए, इसके अंदर पानी डालिए बहुत सारा। अब इस ट्रिप को क्या कीजिए, इसके ऊपर जब ये सूख जाए, सूखना बहुत जरूरी है, इस ट्रिप को इसके अंदर डालिए ऐसे। और डालना कुछ ऐसे है कि ये जो ब्लू कलर का है ना, ये ब्लू कलर जस्ट पानी को टच करे। ये ब्लू कलर जस्ट पानी को टच करे, यानी इसको पानी में डुबोना नहीं है, ब्लू कलर को थोड़ा सा पानी से ऊपर ही रखना है। अब आप देखिए थोड़ी देर बाद क्या होगा, समझना। कैपिलरी एक्शन नाम की चीज है कि टॉवल को पानी में डुबोते हैं तो वो नीचे से पानी ऊपर तक पहुंच जाता है। इस फिजिक्स में पढ़ा के आ रहा हूं। तो क्या होगा कि जब आपने पेपर को पानी में डुबोया तो यहां ये पेपर गीला नहीं होगा, ये ऊपर तक गीला हो जाएगा। तो धीरे धीरे ये पेपर में पानी इस तरफ चलना शुरू हो जाएगा, ये पानी यहां तक आएगा।
पहले इतना गीला करेगा, फिर ये और ऊपर आएगा तो ये यहां तक गीला करेगा, फिर और ऊपर होगा। यानी कि यहां पे चल कौन रहा है? मूविंग फेज, मोबाइल फेज कौन है? पानी। तो मोबाइल कौन हुआ यहां पे? मोबाइल मतलब जो चल रहा है, मोबाइल का मतलब चलना भी होता है, मूवमेंट। यहां पे क्या है? पानी, वाटर। और स्टेशनरी फेज कौन सा है दोस्त? स्टेशनरी फेज ये खुद इंक है। यहाँ पे इंक तो चलो सैंपल है, स्टेशनरी फेज ये पेपर सा मान लीजिए, ये पेपर है स्टेशनरी फेज यहाँ पे। अब आपने क्या किया दोस्त कि ये पानी जब ऊपर ऊपर चलेगा तो आप मेरे को बताओ कि कई बार आपने देखा हो कि कहीं पे भी कोई दाग धब्बा लगा हो ना, उस पर अगर आपने पानी से यूं कर दिया हो तो वो यूं लंबा हो जाता है और 2-4 कलर उसके अंदर दिखाई देने लग जाते हैं। तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद ये जो कलर है ना ब्लू, ये उधर को जाना शुरू करेगा, उधर को, लेकिन इसके अंदर से 2-3 कलर आपको निकल के देखने को मिलेंगे। हो सकता है वो कलर ऐसे देखने को मिले, ये निकल के आया, फिर इसमें से हो सकता है ये निकल के आया। ऐसे क्या होगा, इसी ब्लू कलर में से 3, 4, 5, 7 कलर ऊपर से यूं निकलते हुए दिखाई देंगे। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, आप करके भी देख लेना कभी, ये तो आसान सी चीज़ है। एक घर के अंदर इंक होगी, पेन की इंक लगाओ किसी जगह पे, उसको यूं यूं पानी उसके ऊपर फेंकते जाओ, थोड़ी देर में देख लेना 2-4 रंग निकल आएंगे उसके। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि ये जो डिफरेंट अंदर लिक्विड के कंपोनेंट है ना इंक के अंदर, उनकी गति जो है ना, उनकी स्पीड जो है पानी के अंदर डिफरेंट है। अब यहां से देखिए पानी ऊपर जा रहा है यूं, और पानी अपने साथ साथ इनको घोल के लेके जा रहा है ऊपर। जब वो अपने साथ साथ लेके जा रहा है तो हर की स्पीड अपने हिसाब से है। तो जो हैवी होंगे वो यहीं पे रह जाएंगे, जो हल्के होंगे वो ऊपर को चले जाएंगे। तो उनका सबका अपना अपना रंग है। तो आप देखिए कि ये कई सारे रंगों में बट जाएगा। इससे पता लगता है कि हम जो है एक लिक्विड को सेपरेट कर सकते हैं उसके अलग अलग कंपोनेंट में। लेकिन ये तो हमें पेपर के अंदर पता लगा, ये तो हम लैब के अंदर देख रहे हैं। अगर हमें रियल में इसकी एप्लीकेशन देखनी है तो फिर यहाँ पे पेपर के अंदर थोड़ी सेपरेट करेंगे। फिर हम क्या करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आप देखिए, आपने एक फ्लास्क ली, फ्लास्क के ऊपर आपने लोड कर दिया सैंपल। ये हरे वाला जो है ये हमारा सैंपल है। जैसे यहाँ पे हमने ये डॉट लगाया था तो इसीलिए मैंने वो कहानी समझाई आपको। ये जो ब्लू डॉट लगाया था इंक का, वैसा ही ये जो है ये हमारा सैंपल है लिक्विड का। अब ये हरे में से मैं चाहता हूँ कि इसके जो है अंदर जितने भी कंपोनेंट है वो सारे अलग अलग निकाल दूं मैं हरे में से। ठीक है, मैंने बताया ना आपको, हरा सिर्फ हरा नहीं है, उसके अंदर और भी कलर्स मिक्स हैं। तो अब इसमें से और जो इसके कंपोनेंट निकालने हैं अगर मेरे को, तो मैं क्या करूंगा, ये स्टेशनरी फेज है। ठीक है, ये कोई भी सॉल्यूशन हो सकता है जो भी इसको सूट करेगा। ये पानी नहीं है पहली बात तो। ठीक है, ये एक स्टेशनरी फेज है। इसी में से, इसी लिक्विड में से हम पास करवाएंगे सब कुछ। अब तो हमने क्या किया, इस स्टेशनरी फेज के ऊपर इसको डोलने के लिए रख दिया। अब क्या हुआ, हमने ऊपर से पानी डालना शुरू किया या कुछ भी दूसरा सॉल्यूशन एक डालना शुरू किया। मान लो पानी डाला या कोई और सॉल्यूशन डाला, जो भी इसके अकॉर्डिंग हो, क्योंकि हर चीज के अकॉर्डिंग डिफरेंट सॉल्यूशन होते हैं केमिस्ट्री के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए कि सपोज कीजिए पानी ही डाला, तो पानी जब डाला ना तो ये क्या हो गया, आपका मोबाइल फेज हो गया। और ये जो नीचे खड़ा हुआ है ये क्या है, आपका स्टेशनरी फेज है। यहाँ पे स्टेशनरी फेज पेपर था और मूविंग फेज क्या था, पानी था। बिल्कुल यहाँ भी वही है, यहाँ ऊपर पानी डाल रहे हैं, ये स्टेशनरी फेज है। ठीक है दोस्त, अब जैसे ही आप पानी इसमें डालना शुरू करेंगे, ये लाल रंग का पानी समझ लीजिए। ठीक है, तो इसमें से इस वाले हरे लिक्विड में से वो पानी पास होकर यूं नीचे को जाएगा। अब जैसे ही वो पानी इस हरे लिक्विड में से पास होकर नीचे को जाएगा ना, वो अपने साथ इस लिक्विड में जो भी छोटे छोटे पार्टिकल है उनको साथ लेके नीचे को जाएगा, जो इसमें पहले मूवमेंट करेंगे। तो जैसे ही वो इनको लेके नीचे जाएगा ना, आप देखिए कि ये जो हरे रंग का सॉल्यूशन है, यहाँ पे देखिए जैसे ये पानी आया, इसने क्या किया, यहाँ पे ऑरेंज सा एक फेज बना दिया। और फिर ये पानी जो है, ये देखिए ऑरेंज फेज को या फिर इसी में से आप समझिए कि सपोज कीजिए कि ये ऑरेंज फेज बहुत हैवी था, तो ये हरे फेज को पहले नीचे ले आया। इसी हरे फेज में ये हरा जो है ना, ये ऑरेंज और हरे का मिक्स बना हुआ है। तो इसने पानी ने क्या किया, इसने इसमें हरे में से पास हुआ। अब हरे में से पास हुआ तो इसमें जो हैवी था वो तो ऊपर ही रह गया, ये ऑरेंज वाला हैवी था, और जो हल्का था छोटा ग्रीन पार्ट नीचे आ गया। तो इसको हमने नीचे से फिर निकाल लिया। लेकिन इसी ग्रीन का एक भाग ऊपर भी है, ये देखिए यहाँ पे ये ऑरेंज, और पानी डालो ऊपर से, फिर क्या होगा, ये ऑरेंज वाला भी नीचे आ जाएगा। इस तरह से हम इसको निकालते हैं, यानी ऊपर से पानी डालते रहते हैं। जो हल्का भाग है वो पहले बाहर आ जाएगा, फिर जो हैवी भाग है वो बाद में बाहर आएगा। ये थोड़ी सी मुश्किल है समझनी, लेकिन मैंने आपको पूरी कोशिश की है कि इसको समझाने की मैं आपको अलग तरीके से कोशिश करूँ। ठीक है, हालांकि इसको समझना कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी एप्लीकेशंस को समझना इंपॉर्टेंट है। वो आपसे एग्जाम में ये पूछेगा कि अगर आपको
लिक्विड के अंदर ही दो लिक्विड हैं, उनको सेपरेट करना है, आपस में मिक्स्ड है वो, तो कैसे करेंगे? तो आप बोल सकते हैं कि क्रोमेटोग्राफी से करेंगे। अगर आपको पेपर में पूछ ले कि ऐसा बताइए, ऐसी कोई प्रोसेस बताइए जिसके अंदर दो तरह के फेज होते हैं, एक होता है स्टेशनरी फेज, एक होता है मोबाइल फेज, जो सेपरेशन के काम आती है लिक्विड्स में, तो आप बोलेंगे वो कौन सी है? क्रोमेटोग्राफी। ऐसा भी पूछा जा सकता है। या फिर इसकी एप्लीकेशन की बात करता हूं तो सबसे वाइड स्प्रेड इसकी एप्लीकेशन है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, इन ऑर्डर टू एनालाइज एंड आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ एनी ट्रेसिस और अमाउंट्स ऑफ केमिकल्स एंड एलिमेंट्स इन ए गिवन सैंपल। कभी भी प्योरिटी चेक करनी होती है, या इसमें कोई और ट्रेस तो नहीं आ गया किसी और कंपाउंड का या किसी एलिमेंट का, ठीक है, तो वो हम कैसे चेक करेंगे? वो इसी क्रोमेटोग्राफी से चेक करते हैं। बहुत ज़्यादा इसका यूज़ रहता है, वहाँ से सैंपल लिए जाते हैं, और जब आप वाइड स्केल में कोई चीज़ बनाते हैं उस सैंपल को फिर लैब में टेस्ट किया जाता है। हर फार्मा इंडस्ट्री के पास अपनी एक लैब होती है जिसको बोलते हैं QC, क्वालिटी कंट्रोल, तो वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड यूज़ रहता है। वहाँ इसको चेक कर करके देखते हैं कि सैंपल में इम्प्योरिटी तो नहीं है, क्योंकि आप देखिए कई, जैसे हम लोग जहाँ काम करते थे तो वहाँ पे जापान में, US में हम लोग भेजते थे वो सारे के सारे पाउडर। और अब मैं आपको कमाल की चीज़ बताता हूँ कि जितने भी प्रदूषण वाली चीज़ें हैं ना, जिन प्रोसेसेस में बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है, उनको इंडिया में बनाया जाता है। आप देखो, एक दवाई को अगर बनाना होता है ना, तो सिर्फ उसमें एक प्रोसेस नहीं होती है। एक दवाई को अगर बनाना है तो पहले उसका एक प्रोसेस, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ऐसे 10-10 भी हो सकती हैं। अब मान लीजिए कि इसमें से ये स्टेज हैं अलग अलग दवाई के बनने की, आखिरी में आपको फाइनल दवाई मिलती है। ये इस तरह की स्टेजेस होती हैं, ठीक है। अब क्या होता है, मान लीजिए कि ये जो चौथी स्टेज है ना, ये कोई ऐसी स्टेज है जिसके अंदर बहुत ही हैजर्ड होंगे, यानी कि ब्लास्ट भी हो सकते हैं, आपके शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे, या फिर ये प्रदूषण बहुत करता है, पानी को ख़राब करता है, बहुत ज़्यादा एयर को ख़राब करता है। तो जो US, जापान जैसी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं ना, वहाँ पे क्या होता है, पोल्यूशन के नॉर्म्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, और ह्यूमन को भी बहुत ध्यान रखा जाता है कि भाई ये मरने नहीं चाहिए। या भारत में तो लोग दवाई बनाते बनाते लुढ़क जाते हैं, ये भी नहीं पता लगता। तो फिर यहाँ पे क्या है कि ये स्टेजेस इंडिया में बनवाई जाती हैं दोस्त। तो आप खुद समझदार हैं कि इंडिया में ऐसे ऐसे लोग काम कर रहे हैं कि खुद अपने जीवन को दांव पे लगा के और फिर वो जो है सारी की सारी दवाइयों को बना रहे हैं। ये रियल फैक्ट है, सच बता रहा हूँ ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आप किसी भी दवाई को हम यूं ही सोच लेते हैं कि ये तो यूं ही होगी, ये तो यूं ही बन गई, लेकिन उसके पीछे बहुत लोग अपने खुद को सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं। तो ये जो स्टेज है फिर वो भारत में बनाई जाती है। अब मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ कि यहाँ पे ही इसी टेक्निक से जो प्योरिटी होती है ना एक दवाई की, ये वो दवाई जेनेरिक होगी या महंगी होगी, इसी बात पे डिपेंड करता है कि वो प्योर कितनी है। जैसे ये अगर 6 स्टेजेस में खत्म हो रही है, तो जो प्योर दवाई होगी ना, उसमें आखिरी में 2 स्टेज और बढ़ा दी जाएंगी या 3 स्टेज और बढ़ा दी जाएंगी, उसको दोबारा से प्यूरिफाई करने के लिए कि उसमें जो इम्प्योरिटी है वो निकाल दी जाए। तो आपने देखा होगा कि वही बुखार की दवाई 2 रुपये का एक गोली भी आ जाएगी, और उसी बुखार की दवाई को आप जाएंगे तो 10 रुपए की एक गोली भी आएगी। कई आपने दवाइयां देखी होंगी, आप बोलेंगे ये डॉक्टर तो पागल है, ये 500 की दवाई लिख दी इसने उठा के। बाहर से जब आप केमिस्ट से दिखाएंगे वो, अरे 500 की दवाई, तो भाई वो फर्क क्या होता है जेनेरिक में और एक्सपेंसिव मेडिसिन में? प्योरिटी का फर्क होता है। जेनेरिक मेडिसिन यूजुअली नहीं खानी चाहिए, उसमें इम्प्योरिटी बहुत होती है, वो आपके शरीर को लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसान देती है। एक गोली आप खा तो लेंगे, लेकिन वो आपकी बॉडी में कहाँ कहाँ क्या क्या बदलेगी आपको भी नहीं पता होता है, ठीक है। लेकिन वहीं पे वो महंगी गोली उसी क्वालिटी की खाएंगे, उसी चीज़ की, बुखार की वही महंगी गोली खाएंगे, तो क्या होगा, वो आपकी बॉडी पर ज़्यादा इंपैक्ट नहीं डालेगी। लेकिन भारत की मार्केट में आपको पता है कि लोगों के अंदर इतने पैसे होंगे उनके पास, तब तो वो इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ खरीदेंगे, और बीमार लोग इतने हो रहे हैं, गंदा मंदा खाना खिला रहे हैं लोगों को, तो वो वही वाले सारे सारा गेम हो जाता है कि इसीलिए इंडिया की जो डोमेस्टिक मार्केट है वो बहुत ज़्यादा जेनेरिक है, ठीक है दोस्त। तो ये मैंने बताया आपको, एप्लीकेशन बता रहा हूँ मैं फार्मा के रिगार्डिंग इसके, ठीक है। ऐसी फूड इंडस्ट्री में भी इसका बहुत एप्लीकेशन है। फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर भी इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन होता है, जहाँ पे हम स्टडी करते हैं प्रोटियोमिक्स और मेटाबोलोमिक्स की, ठीक है दोस्त। आई होप कि आपको क्रोमेटोग्राफी क्लियर हुआ होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैं बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस, कहानियाँ, रियल लाइफ के एग्जांपल इसीलिए बताता हूँ कि चीज़ें आपके दिमाग में फिट हों, याद हों। नहीं तो मैं सीधा सीधा अगर पढ़ूंगा तो कभी भी चीज़ें याद नहीं होंगी। आप देखिए कि एक एक प्रोसेस की मुझे इसीलिए अंडरस्टैंडिंग है कि मैं उस चीज़ से गुजरा हूँ, 5 साल की मेहनत है मेरी उस चीज़ में, तब मेरे को उन प्रोसेसेस का पता है और मैं आपको इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। आइए अब मैं बताता हूँ आपको, ये फार्मा इंडस्ट्री है जैसे, या फिर कोई ऑयल रिफाइनिंग की इंडस्ट्री है जो पेट्रोल वगैरह गैसोलीन निकालते हैं, वहां पे सबसे बड़ा यूज अगर किसी चीज का है तो वो डिस्टिलेशन का है। डिस्टिलेशन ही राजा है, मैं बता रहा हूं। अगर डिस्टिलेशन नहीं है तो कुछ नहीं है। ये प्रोसेस सबसे सबसे इंपॉर्टेंट है और पूरी इंडस्ट्री में वाइड स्प्रेड स्केल से ये प्रोसेस की जाती है। अब डिस्टिलेशन में होता क्या है, सेपरेट करते हैं कंपोनेंट्स को
या सब्सटेंसेस को फ्रॉम ए लिक्विड मिक्सचर बाय सिलेक्टिव इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। इस लाइन को पढ़ के कुछ घंटा समझ में नहीं आने वाला कि ये बात लिखी क्या हुई है, जब तक कि कोई व्यक्ति आपको समझा ना दे। इसमें इतना तो पता है कि इवेपोरेशन और कंडेंसेशन का यूज हो रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है। आप देखिए कि आपके पास मान लीजिए कि एक लिक्विड है, यहाँ पे ये तेल लिखा है ना, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए, जरूरी नहीं कि मैं क्रूड ऑयल से ही आपको समझाऊं। मैं मान लेता हूं यहाँ पे एग्जांपल के लिए, मैं मान लेता हूं आपके पास एक मिक्सचर है। मैं आपको बेहतरीन तरीके से समझाता हूं। एक तो है इसके अंदर पानी, और एक हमने मान लिया क्या है इसके अंदर, इथेनॉल। देखिए कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। और एक तीसरा भी मैं मान लेता हूँ कुछ इसके अंदर, दो चीज़ तो मान ली, तीसरी मैं मान लेता हूँ इसके अंदर कोई सोल्ट है, ठीक है। अब सोल्ट में मैं मान लेता हूँ कि कोई मैग्नीशियम का या कैल्शियम का सोल्ट मान लेते हैं, कुछ भी कैल्शियम का मान लेते हैं, आपको ज़्यादा आसानी से समझ आएगा क्योंकि ये सब ने सुना होता है कि कैल्शियम का कोई इसके अंदर सोल्ट है। तीन चीज़ है इसके अंदर। सोल्ट का मतलब समझ गए ना, जैसे चौक है उसको यूं घोट घोट के पाउडर बना दो, वैसा सा सोल्ट है, ठीक है। अब ये तीन चीज़ का मिक्सचर इस लिक्विड के अंदर है। अब मैं चाहता हूं कि इसके अंदर से मैं तीनों को अलग अलग कर दूं। मान लीजिए मेरे को कैल्शियम चाहिए, मेरे को अपनी दवाई बनानी है और मेरे को एक कैल्शियम की दवाई बनानी है, मान लीजिए, ठीक है दोस्त। अब वो कैल्शियम की दवाई बहुत सारे लोग को मुझे देनी है, क्योंकि सबको जरूरत है भाई कि कैल्शियम की कमी हो रही है, दूध पीते ही नहीं लोग आजकल, है ना, दही खाते ही नहीं, तो उनको कैल्शियम की गोलियां देनी है भाई, समस्या खड़ी हो रखी है। अब यहां पे मैं कैसे करूंगा इसको सेपरेट, मैं कैल्शियम को कैसे बनाऊंगा इसमें से, बताइए। ये मिक्स है पूरे का पूरा, और मेरे को इसमें से सेपरेट करना है कैल्शियम को। और यहां पे अब टेक्निक क्या यूज होगी आपकी, होगी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की टेक्निक इस्तेमाल होगी। अब डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में इतना ही फर्क है कि डिस्टिलेशन क्या हो गया, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट को आप ऊपर उड़ा रहे हो। अगर मैं बोलता ना इसमें इथेनॉल नहीं है, सिर्फ पानी है, पानी को ही उड़ाना है, वो होगी नॉर्मल डिस्टिलेशन। लेकिन अगर वहीं पे मैं बोल दूं कि मेरे पास 2 या 3 लिक्विड हैं इसके अंदर, हो सकता है इथेनॉल के साथ मिथेनॉल भी हो, 3-4 हो मेरे पास, अब मेरे को उनको उड़ाना है, तो आपको पता होना चाहिए। और मेरे को उड़ाना भी है तो अलग अलग करना है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होगा, अगर आप सारे को उड़ा दोगे ना उसमें से, तो फिर जो इकट्ठा हो जाएगा बाद में मेरे पास यहाँ पे कंडेंसेट, वो फिर क्या हो जाएगा, वो मिक्स इकट्ठा हो जाएगा। मैं इतने सारे कंडेंसेट को मिक्स्ड वाले को क्या करूंगा, उससे अच्छा कि मैं उसको दोबारा से रीयूज कर सकता हूं। क्योंकि केमिस्ट्री में क्या है कि आपको ये इंपॉर्टेंट है कि आपने इसमें इथेनॉल डाला कितना था, आपने इसमें पानी डाला कितना था। ऐसा थोड़ी है कि मैं 100 पानी डाल दूं, हाँ, अपनी मर्जी से 500 इथेनॉल डाल दूं, ऐसा थोड़ी होता केमिस्ट्री में। हमेशा ये होता है ना केमिस्ट्री के अंदर कि आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर कितने मोल किस चीज के हैं, कितना ग्राम डाला है, क्वांटिटी का सारा गेम है। तो अगर मैं इन सबको सेपरेट अच्छे अच्छे अलग अलग फनल में कर लूं, तो दोबारा इस्तेमाल भी तो कर सकूंगा, इससे मेरी कॉस्ट की कटिंग होगी। क्या मैं इन केमिकल्स को दोबारा खरीदने जाऊं मार्केट के अंदर और अपना नुकसान करवाऊं? तो कॉस्ट कटिंग के लिए मैं क्या करूंगा, इनको दोबारा इस्तेमाल करने के लिए इनको अलग अलग सेपरेट ही नहीं कर लूंगा मैं। जब मेरे को इनको आग लगा के ऊपर उड़ाना ही है तो मैं सेपरेट कर लूंगा, समझिए इस चीज को। और कैल्शियम भी मेरे को नीचे मिल जाएगा। हमेशा जब भी सोचा जाता है केमिस्ट्री में, तो हमेशा सोचा जाता है कि कम काम करके और ज्यादा बेनिफिट कैसे होगा। अब यहां पे क्या होगा समझना, आपने इसको हीट किया। अब आपको यह पता होना चाहिए कि इसका बॉइलिंग पॉइंट है 78 डिग्री सेल्सियस, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। ये आपको मालूम होना चाहिए, नहीं पता तो फिर कुछ नहीं हो सकता। और इसका बॉइलिंग पॉइंट की बात मत कीजिए, ये तो कैल्शियम है भाई, है ना। तो आप ये देखिए, ये तो सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, सॉलिड इसके अंदर मिक्स है। अब आपने क्या किया, मेरे को बताओ कि अगर मेरे को सेपरेट करना है, तो सबसे पहले मैं जब हीट करना शुरू करूंगा, तो यहां पे मैंने एक थर्मोमीटर लगा रखा है, ये थर्मोमीटर लगा रखा है, ये पूरी की पूरी फ्लास्क है। और यहां पे इस कॉलम में मैंने क्या लगा रखा है, ग्लास रोड्स। इसको क्या बोलते हैं, ये जो हरे हरे रंग की ग्लास रोड्स दिख रही हैं, ग्लास बीड्स दिख रही हैं, इसको हम बोलते हैं पैकिंग। और पैकिंग का क्या इस्तेमाल होता है, पैकिंग का इस्तेमाल होता है, ये सरफेस एरिया को बढ़ा रहा है। आप नहीं तो देखिए कि नीचे से जब आप हीट करेंगे तो गैस सीधा सीधा ही ऊपर चली जाएगी। मैं नहीं चाहता कि वो सीधा सीधा ऊपर जाए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हो सकता है कि जब हमने हीट किया तो कुछ और भी ऐसे पार्ट इसके अंदर छोटे छोटे लिक्विड हो, गैसेज हो, जो उसके साथ चले जाएं। जबकि मैं नहीं चाहता कि हर चीज जाए उसके अंदर, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ गैस नहीं जाएगी ऊपर, वो कुछ ना कुछ कैल्शियम को भी साथ में लेके जाएगी। बट मैं चाहता हूं कि वो सब चीजें नीचे ही रह जाएं, ठीक है। तो यहां से जब गैस जाएगी तो इनके साथ टकरा टकरा के ऊपर जाएगी, एकदम से ऊपर नहीं जाएगी। तो ये हमारे लिए बेनिफिट हो जाएगा कि एक तरह से सरफेस एरिया क्या हो गया, बढ़ गया है। यहाँ पे बढ़ जाएगा तो उतना ज्यादा लेट जाएगी ऊपर, और हमें इजीली जो चीज मिलेगी सही मिलेगी, साफ सुथरी मिलेगी, प्योर मिलेगी। अब यहां पे देखिए, जैसे ही आपने हीट किया, अब मेरे को बताओ कि अगर मेरे को इसमें से इथेनॉल को हटाना है
तो सबसे पहले मेरे को हीटिंग जो है कितनी देनी पड़ेगी, मेरे को इसको 78 डिग्री सेल्सियस की हीटिंग देनी पड़ेगी। और यहाँ मैंने थर्मोमीटर लगा रखे, जैसे ही हमने देखा थर्मोमीटर में कि 78 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ चुका है, या 80 भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, तो हमने क्या किया, हमने अब नीचे से हीट करना थोड़ा सा कम कर दिया। अब हम इतनी हीट नहीं देंगे कि भाई वो 80 से 100 पहुंच जाए, हम हीट को कंट्रोल करेंगे। नीचे से हीट को कंट्रोल करेंगे तो क्या हो जाएगा कि यहां से जो है ना केवल इथेनॉल ऊपर जाएगा। अब ये जो इथेनॉल है ये ही ऊपर जाएगा और इथेनॉल यहां से निकलकर यहां इकट्ठा हो जाएगा। एक ट्यूब लगा ली हमने, उसमें इकट्ठा कर लिया, ठीक है। अब आप मेरे को बताइए कि ये इकट्ठा कैसे हो रहा है। ये तो गैस जा रही है, तो गैस जा रही है तो इकट्ठा ऐसे हो रहा है दोस्त कि ये जो है ना ये हीट एक्सचेंजर होता है। इसको कंडेंसर भी बोलते हैं, हीट एक्सचेंजर भी बोलते हैं। आप देखिए कि यहां से गैस आएगी, ये यहां से गैस यूं आएगी यूं करके, लेकिन इसके अंदर हमने क्या चला रखा है, पानी चला रखा है, ठंडा पानी चला रखा है। तो ठंडा पानी यूं गया और इसके अंदर से यूं बाहर आया। और ये जो अंदर ट्यूब है ना, ये ट्यूब का ये बाकी के स्पेस से कोई लेना देना नहीं है, पानी के साथ मिक्स नहीं हो रहा है कुछ भी इसमें। आप देखिए कि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ध्यान से देखो आप जरा इसकी मैन्युफैक्चरिंग देखो कि इस जो यहाँ पे ढक्कन था ना, ढक्कन में छेद, छेद में से यूं ट्यूब गई है आगे। तो ये जो है ये पूरी बंद ट्यूब है और यहाँ इसी ट्यूब में से गैस जा रही है, जबकि इस ट्यूब के बाहर जो भाग है उसमें हमने पानी चला दिया, यानी पानी इस ट्यूब के अंदर मिक्स नहीं हो रहा है। लेकिन क्योंकि ये ठंडा पानी है तो ट्यूब के ऊपर जब लगेगा तो ट्यूब के अंदर गर्म गैस आ रही है, तो उस गैस को करेगा ठंडा, तो गैस क्या हो जाएगी, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। और वो जो गैस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगी, यहां से वो लिक्विड फॉर्म में यूं 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 करके बाहर आनी शुरू हो जाएगी। इसको क्या बोलते हैं, कंडेंसर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या कर रहा है, गैस को कंडेंस करके पानी बना रहा है, एक तरह या लिक्विड बना रहा है, पानी तो नहीं बना रहा, लिक्विड बना रहा है। तो पहले मेरे पास क्या आ गया, अब यहाँ पे इथेनॉल आ गया, इकट्ठा हो गया। ये कब हुआ, जब मेरा टेम्परेचर 78 या 80 डिग्री सेल्सियस था। अब मुझे पता है कि भैया इसके बाद ये आना ही बंद हो जाएगा, क्योंकि जितना था उतना ही तो आएगा ना भाई, उससे ज्यादा थोड़ी आ जाएगा। अब इसको कितना भी तुम हीट करते रहो, जब तक कि आप अपने टेम्परेचर को 100 डिग्री सेल्सियस नहीं लेके जाओगे, इसमें से कुछ बाहर ही नहीं आएगा। अब आप क्या करोगे, और हीट लगाई आपने, और हीट लगाई तो यहां पे क्या हो जाएगा, अब जो पानी है वो भी क्या करेगा, ऊपर उड़ना शुरू कर देगा, भाप बनेगा। अब यहां पे मैंने क्या किया, इस ट्यूब को हटा के साइड में ले गया, ये तो इथेनॉल इकट्ठा हो गया, मेरा यूज हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, शानदार चीज कर ली मैंने, है ना, अपने पैसे बचा लिए, नया नहीं खरीदना पड़ेगा। अब यहां पे ये काम खत्म इथेनॉल का। तो अब मेरे को पता है कि अब आ रहा है पानी, तो पानी को भी मैं, वाटर पोल्यूशन वाले इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि आप यूं नहीं कि कहीं भी फेंक दो पानी को उठा के, भाई तुम्हें एकदम साफ सुथरा पानी बाहर भेजना होता है। अगर फेंकना भी है तो यूं नहीं फेंक सकते पानी को, पैसे लाखों रुपए का तुम्हारे ऊपर टैक्स लगा दिया जाएगा अगर ऐसा करोगे तो क्या हुआ, यहां से साफ सुथरा पानी आएगा, डिस्टिल्ड वाटर आएगा भाई, साफ सुथरा पानी आएगा। तो उस पानी को मैं क्या करूंगा, यहां इकट्ठा कर लेता हूं। यहां मैंने क्या इकट्ठा कर लिया, H2O, ठीक है दोस्त। तो यहां से मैंने 100 डिग्री सेल्सियस अब टेम्परेचर कर चुका हूं मैं, 100 डिग्री सेल्सियस। तो अब क्या होगा, ये पानी भी उड़ेगा और वो इकट्ठा यहां कर लिया। अब पीछे क्या बच गया बताओ मेरे को, क्या पीछे सिर्फ कैल्शियम बच गया कि नहीं बच गया। अब मैं क्या करूंगा, इसको ऊपर से ढक्कन को हटा के चम्मच के साथ यूं यूं करके पूरे कैल्शियम को बाहर निकालूंगा, उसकी गोलियां बना बना के बेचूंगा मैं, हो गया मैं अमीर, करोड़पति। ठीक है, इतना आसान नहीं होती है चीज़ें, जब इंडस्ट्री में जाएंगे तो पता लगेगा कि बहुत डिफरेंस होता है। ये मैंने बहुत एक लेमन लैंग्वेज में, इजी भाषा में आपको चीज़ें समझाई हैं। जब हम करते थे ना भाई, ऐसी की तैसी फिर जाती है बंदे की, ये एक एक चीज़ करने में बैंड बज जाती है बंदे की, सच बता रहा हूँ मैं। ये तो एक छोटी चीज़ बता रहा हूँ अभी मैं, वहाँ तो इतने बड़े बड़े रिएक्टर होते थे, एक कमरे जितने रिएक्टर होते थे भाई, उनके अंदर बेचारे यूं जोर जोर के वो मारते थे बेचारे, कैल्शियम नीचे जमा होगा है ना, उसको निकालने के लिए बहुत मुश्किल काम है ये सब। तो ये हमने कर लिया। अब इसको क्या बोलते हैं, ये पूरी की पूरी प्रोसेस को पहले हीट किया, फिर उसको कंडेंसेट बना दिया, इसी को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं डिस्टिलेशन। और अगर एक से ज़्यादा लिक्विड हो जाए, यानी कि यहाँ पानी और इथेनॉल हुआ, तो इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। मैंने फ्रैक्शन में किया, पहले मैंने इसकी फ्रैक्शन निकाली फिर इसकी निकाली, उसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर कल को कोई आपसे पूछ ले कि डिस्टिलेशन का प्रिंसिपल क्या है, तो क्या आप बता पाएंगे इसका प्रिंसिपल क्या है, बता पाएंगे। सबसे पहले शुरुआत ही मैंने यहां से की थी, मैंने बोला इसका बॉइलिंग पॉइंट ये है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ये है, लिख भी देता हूं कि ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, यहां भी लिख देते हैं कि ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि सारी की सारी गेम किसकी है, बॉइलिंग पॉइंट की है। अगर आपके पास बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है,
तभी आप ऐसा कर पाएंगे। अगर मान लीजिए कि कोई ऐसे लिक्विड हो, मान लीजिए कि पानी का 100 डिग्री सेल्सियस है और एक आपके पास ये कोई एक्स लिक्विड है और एक कोई वाई लिक्विड है उसका 98 डिग्री सेल्सियस है। अब आप बोलो कि इनको सेपरेट करूंगा मैं डिस्टिलेशन से, तो मूर्खता की हद है ये। आप सोचेंगे क्यों? क्योंकि आप देखिए 2 डिग्री के टेम्परेचर को मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। आप सोचेंगे कि मैं 98 पे रोक दूंगा टेम्परेचर को, कैसे रोकोगे? गैस के अंदर कितना गैस को करोगे कि भैया 98 से ऊपर ना जाए? बहुत मुश्किल काम है ये करना। 2 डिग्री तो यूं ही बढ़ जाता है, पता भी नहीं लगता, देखते ही देखते बढ़ जाएगा। तो इसलिए ये काम यहां नहीं किया जा सकता। लेकिन यहीं पे ये 98 वाला ना होकर एक जेड सॉल्यूशन है, वो मान लीजिए 70 डिग्री सेल्सियस का। अब देखिए 70 और 100 के बीच में बहुत डिफरेंस है। यहां पे मैं कर सकता हूं, यहां ईजी है। 15 का डिफरेंस हो, 20 का डिफरेंस हो, 50 का डिफरेंस हो, वहां पे मैं कर सकता हूं। मैं 70 तक करूंगा टेम्परेचर को, तो मेरे को पता अगर 75 भी चला गया, अगर 80 भी चला गया तो कोई दिक्कत नहीं है। पानी का तो 100 है, पानी थोड़ी उड़ जाएगा उसमें से। तो यहां पे ये टेक्निक बहुत यूजफुल रहेगी। लेकिन अगर आसपास रहे टेम्परेचर तो समस्या है, फिर इस टेक्निक को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तो यहां पर इसका कोई प्रिंसिपल पूछ ले तो क्या बोलेंगे आप? डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ लिक्विड इज द प्रिंसिपल ऑफ डिस्टिलेशन। वो अब मैंने आपको समझा दिया। अगर आप सोचो, अब मैंने पूरा ये पढ़ा दिया डिस्टिलेशन। आप सोचो कि अगर मैंने शुरू में आपको ये बता दिया होता कि भाई ये डिस्टिलेशन होती है, ऐसे इसमें लिक्विड निकाल के कर लेते हैं और इसका प्रिंसिपल होता है डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, क्या आपको समझ में आता? कभी भी समझ में नहीं आ सकता था। जैसे मैंने अब समझाया, अब कभी भूलोगे भी नहीं। इससे ज़्यादा कोई नहीं समझा पाएगा भाई। दम भी तो होना चाहिए इतना समझाने का। आगे बढ़ते हैं, क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस पे आते हैं। आप देखिए कि मैं क्यों इतनी मेहनत लगा रहा हूं ये सब पढ़ाने में, क्योंकि एक ही बार पढ़ना है आपको और उसके बाद जीवन भर के लिए चीजें याद होंगी। नहीं तो अगर मैं सीधा ऊपर ऊपर से पढ़ा के जाऊंगा ना इन चीजों को, तो कभी भी याद नहीं होंगी, हमेशा के लिए भूल जाओगे, रट्टा ही मारोगे फिर तुम। क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस भी मैंने शुरू में बताई थी कि क्या होती है, बहुत पहले बताई थी जब शुरुआती की थी सेशन की। तो मैंने इसमें बताया था कि हम क्या करते हैं, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड वाला याद है आपको? हमने क्या किया, सबसे पहले इसके अंदर मान लीजिए कि एक सॉलिड डाला, सॉलिड को डाला और घोल दिया, फिर और सॉलिड डाला और घोल दिया, फिर और डाला और घोल दिया। हमने इसके अंदर इम्प्योर सॉलिड घोला। सपोज कीजिए इम्प्योर कोई ऐसा सॉलिड था, उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटी भी थी, कुछ ऐसी गंदगी भी थी। सपोज कीजिए कि अब मैंने चीनी है, मान लो कि चीनी है। अब मैं चाहता हूं मिश्री बनाना। मिश्री तो सुना होगा, मिश्री का तो पता होगा, चीनी का ही घोल से बनती है, वो मिश्री के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं। अब मेरे पास जो चीनी है ना, वो क्या है, उसके अंदर है मिट्टी। समझिए कि चीनी के अंदर मेरे पास क्या है, थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी मिक्स है, पूरी नहीं है, हल्की फुल्की सी मिट्टी मिक्स है। या फिर मैं मान लेता हूं कि चीनी के अंदर कुछ ना कुछ सॉल्ट जो होता है ना, नमक होता है, थोड़ा बहुत वो मिक्स है। समझ गए? अब मेरे पास बहुत सारी चीनी है, मेरे को बनानी है मिश्री। मैं कैसे बनाऊंगा? अब मैं क्या करूंगा, मैं उसको इस पानी में घोलूंगा। अब जो इम्प्यूरिटी है, आप मेरे को बताओ, जो नमक होगा या थोड़ी मोटी मिट्टी होगी, वो पानी में सस्पेंड हो जाएगी, मिट्टी, नमक घुल जाएगा पानी में। तो यानी कि आपने पूरा दे दनादन चीनी को घोलना शुरू कर दिया, इतना सैचुरेट कर दिया कि अब इससे ऊपर चीनी घुल नहीं सकती। फिर भी आपने जबरदस्ती उसके अंदर और चीनी डाल डाल के जबरदस्ती घुला रहे हो आप उसको। अब ये करने के बाद क्या हुआ, ये एक सॉल्यूशन तैयार हुआ। अब यहां पे इसमें आपने क्या किया, इसको हीट करना शुरू किया। हीट करेंगे तो क्या होगा, आपने इसको उड़ाना शुरू किया पानी को, और एक नॉर्मल हीटिंग करनी है, ये नहीं कि बहुत सारी हीटिंग कर दी और वो सारे का सारा सॉल्यूशन ही खराब हो जाए। तो जब आप हीटिंग करेंगे तो अब इसमें से पानी उड़ना शुरू हो जाएगा। जब ये पानी थोड़ा सा इतना उड़ जाएगा ना, अब इस हीटिंग को कर दो बंद और अब इसको ऐसे ही छोड़ दो ठंडा होने के लिए। आप देखेंगे थोड़ी देर में क्या होगा, जितना भी आपने इसके अंदर घोल रखा था ना, सारे का सारा चीनी को, वो सारी की सारी चीनी एक बंडल बना के आ जाएगी। वो सारी की सारी चीनी यहाँ पे एक बंडल बना लेगी, पूरे का पूरा, ये देखिए ऐसे क्रिस्टल बना लेगी। इसीलिए इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। अब ये क्रिस्टल क्यों बनाए, क्योंकि इसके अंदर जबरदस्ती आपने इतनी सारी सैचुरेशन कर रखी थी, जबरदस्ती चीनी को घोल रखा था। अब जैसे ही पानी उड़ेगा तो अब तो भैया वैसे भी नहीं वो उसके अंदर घुल सकती है, क्योंकि आपने पानी को उड़ा दिया, आधे पानी को उड़ा दिया, आधा रखा है। तो यानी कि अब क्या होगा, अंदर जितनी भी चीनी होगी ना, वो आपस में इकट्ठी हो जाएगी यूं करके और एक गट्ठा बना लेगी। इसी को बोलेंगे मिश्री। मिश्री पता है ना क्या होती है, बार बार मैं बताना पड़ रहा है। तो ये मिश्री इकट्ठी होगी। अब मैं क्या करूंगा, इसको एक फिल्टर पेपर पे लगा के यूं कर दूंगा, तो ये जो मिश्री है ये ऊपर ऊपर रह जाएगी और नीचे से सारा पानी बाहर आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, आपने क्या कर दिया, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से शुगर को अलग कर दिया पूरी की पूरी को, किससे, पानी से। और साथ में आप देखिए कि जो मिट्टी थी और जो इंप्यूरिटीज थी वो भी कहां चली जाएंगी, वो पानी के अंदर ही चली जाएंगी। इसीलिए इसको बोलते हैं कि ये बहुत ज्यादा प्योरेस्ट फॉर्म देती है आपको। ये जितनी भी प्यूरिटी है, प्यूरिफिकेशन बहुत तगड़ी करती है क्रिस्टलाइजेशन। क्यों करती है, क्योंकि इसमें जो होती है ना डिसॉल्व होने वाली चीजें, जो डिसॉल्व होने वाली इंप्यूरिटी है, वो पानी के अंदर ही डिसॉल्व होके और निकल गई।
नमक था वो पानी के अंदर डिजोल्व था, वो निकल गया। थोड़ी मोटी मिट्टी थी वो भी पानी के अंदर डिजोल्व होके सस्पेंड होके निकल गई। यानी कि अब आपको जो चीनी मिली है एकदम शुद्ध चीनी मिली है, इसके अंदर कोई मिट्टी नहीं है, कोई नमक नहीं, कोई मिलावट नहीं है। इसलिए इसको बोलते हैं प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्योरिफिकेशन सबसे ज़्यादा तगड़ी होती है इसलिए, और ये बहुत ज़्यादा प्योर देती है। हर जगह पे देखना आप प्योर प्योर प्योर, 10 जगह पे आपको प्योर ही मिल जाएगा। सेम यही चीज़ फिटकरी के साथ होता है। एलम, एलम भी देखी होगी आपने, वो गट्ठों में आती है ना, टुकड़ों में आती है, तो वही सेम चीज़ यहाँ भी एलम के साथ भी होती है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, हम आगे देखते हैं उसको। एक चीज़ और है कि ये जो प्रोसेस है ये बेटर क्यों है। सबसे पहले तो ये मैंने बता दिया आपको कि हाईएस्ट प्यूरिटी किस में मिलती है, क्रिस्टलाइजेशन में मिलती है। लेकिन ये इवेपोरेशन से बेटर कैसे है? जबकि चीनी और पानी का घोल है तो हम पानी को उड़ा देते हैं, पीछे चीनी रह जाएगी, वो भी तो एक तरीका है हमारे पास करने का। हम उसको क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे? इस तरीके को क्यों कर रहे हैं इस्तेमाल, और ये हाईएस्ट प्यूरिटी क्यों दे रहा है? एक तो मैंने बता दिया आपको कि वो जो इंप्योरिटी है वो डिजोल्व होकर पानी में निकल जाएगी। एक तो तरीका ये है, डिजोल्व वाली निकल सकती है, जो डिजोल्व नहीं हो रही उसका तो कुछ नहीं कर सकते, वो तो फिर इवेपोरेशन में भी नहीं निकलेगी। लेकिन आप देखिए कि अगर इवेपोरेशन में मैं बोलूँ तो इवेपोरेशन में तो पानी उड़ जाता है, तो भाई वहां पे डिजोल्व इंप्योरिटी भी जो है वो भी नीचे रुकेगी। समझो आप इस चीज को, अगर उस पानी के अंदर नमक था तो नमक उड़ थोड़ी जाएगा सारे पानी के साथ, नमक भी नीचे रहेगा और शुगर भी नीचे रहेगी। अब इसको सेपरेट करना मुश्किल हो गया दोस्त, समझ आई आपको बात? अब वो नमक और चीनी के घोल को कैसे सेपरेट कर दोगे? जबकि इसमें क्या था क्रिस्टलाइजेशन में कि वो नमक तो उसके साथ घुल के पानी के साथ निकल लिया, सिर्फ चीनी बची है, क्योंकि हमने सैचुरेशन चीनी की थी, नमक की सैचुरेशन नहीं की थी दोस्त। यहां पे अब आपको यही चीजें समझनी है कि ये जो प्रोसेस है हाईएस्ट प्योरिटी दे रही है। दूसरा ये है कि अगर आप इवेपोरेशन करवाते हैं तो आप मेरे को बताइए कि आपने क्या किया, ये इसको दे दनादन हीटिंग कर रहे हैं। अब देखिए हीटिंग में ये पानी तो उड़ रहा है, लेकिन जो पीछे चीनी है ना, कई बार आप देखिए कि वो ब्लैक कलर की हो जाएगी। उसको क्या बोलते हैं? चैरिंग, चैड यहाँ लिखा भी होगा, ये रहा चैड। तो ये चैरिंग हो जाती है उसकी। तो अगर वो चीनी जल ही गई, इतनी हीट कर रहे हो, इवेपोरेशन में सबसे खतरा होता है ज़्यादा जलने का, तो वो चीनी खुद ही जल जाएगी, वो ब्लैक ब्लैक हो जाएगी और वो हमारे वैसे भी किसी काम की नहीं रहेगी। जबकि आप देखिए कि दूसरे क्रिस्टलाइजेशन से हम मिश्री बना रहे हैं, कितनी सुंदर मिश्री बनती है ना, तो आप खुद ही समझदार हैं कि अब बेटर प्रोसेस कौन सी है, वही यहाँ पे हमने बताया है। और उससे कहीं ज़्यादा इफेक्टिव जो है क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है इवापोरेशन से, ठीक है। और आप देखिए कि एनर्जी कितनी ज़्यादा देनी पड़ रही है आपको, इतनी हीट एनर्जी देनी पड़ रही है, आपका सिलेंडर पूरा का पूरा खाली हो रहा है, क्या सेंस बैठता है उसका? समझ रहे हो इस चीज़ को? तो इसीलिए बोलते हैं कि वो बेटर है प्रोसेस। आई होप कि ये क्लैरिटी आपको हो गई होगी। तो गाइस ये जो थी, ये सारी की सारी हमारी सेपरेशन की टेक्निक्स थी, जिनसे कि हमें हेल्प मिलती है अलग अलग चीज़ों को सेपरेट करने की। कुछ मैग्नेटिक वगैरह वाली होगी, या हैंड पिकिंग वाली हो गई, सीविंग वाली हो गई कि आप छन्नी से यूँ छान रहे हो, आटा जैसे छानते हो। अब उसमें कुछ ऐसा अलग से बताने वाला नहीं है, वो मैंने नॉर्मलाइज्ड तरीके से बता दिया। जिनके अंदर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन थी, सच में बताने वाला था, वो मैंने यहाँ पे आपको बेटर तरीके से समझा दिए। 3 4 5 प्रोसेस ऐसी थी जिनको समझाना बहुत आवश्यक था। आई होप कि आपको समझ आई होंगी ये सब चीज़ें। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जैसे डिस्टिलेशन होती है तो इसमें जो ईजिली उड़ जाता है ऊपर, सबसे पहले उसको बोलते हैं वोलेटाइल। वोलेटाइल का क्या मतलब होता है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। वोलेटाइल का मतलब ये यहाँ नहीं बताता, पीछे ही बता देता हूँ आपको, रुको एक सेकेंड, डिस्टिलेशन में ही बता देता हूँ। हाँ, तो वोलेटाइल का मतलब है जैसे इथेनॉल है, इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस है और पानी का 100 डिग्री सेल्सियस है, तो दोनों में वोलेटाइल कौन ज़्यादा होगा? तो हम बोलेंगे इथेनॉल इज मोर वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब है जो पहले उड़ जाएगा, जो आसानी से उड़ जाए उसको बोलते हैं वोलेटाइल। तो आप बोलेंगे अगर कभी पेपर में आ जाए कि इथेनॉल और पानी में से सबसे ज़्यादा वोलेटाइल कौन है, तो आप बोलेंगे इथेनॉल जो है वो ज़्यादा वोलेटाइल है एज कम्पेयर टू वाटर। तो वोलेटिलिटी का मतलब आपको समझ आ गया। अब इसमें ये भी कई बार बता सकता है कि या तो बॉइलिंग पॉइंट लिखा होगा, या फिर ये भी बोल देगा प्रिंसिपल के अंदर, प्रिंसिपल के अंदर ये भी बोल सकता है आपको, या तो बॉइलिंग पॉइंट बोलेगा, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस, या फिर वो बोल देगा, और लिख देता हूं यहां पे, और वोलेटिलिटी डिफरेंस। दोनों सेम ही चीज होंगी, ठीक है दोस्त।
तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना। आई होप कि आपको आज का सेशन समझ आया होगा। अगर आपको सच में जेन्युइन लग रहा है ना, तो आप भाई एक काम करना कि जो हमारी ऐप है जीवी कक्षा की, आप उसको 5 तारा रेटिंग दे दो एक तो, ठीक है। और आपको मैं बताऊं कि बिल्कुल भी आप ये मत समझना कि ये सेशंस मैं बिल्कुल नॉर्मल सेशंस ले रहा हूं। मैं ये बैच बिल्कुल अलग है, मेरा पहला बैच है, तो मैं ऐसा नहीं बैच ले रहा कि आप समझ रहे हो कहीं कि यूं ही मैंने दूसरों की तरह छोटा मोटा कंटेंट पढ़ाना है। भाई इसमें लगेगा टाइम और अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा, बेकार कंटेंट मैं दे ही नहीं रहा हूँ। मैं रात दिन इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं इसीलिए वो पट्टा भी दिखाया भाई, बिल्कुल ऐसा हाल हो गया कि गर्दन सर्वाइकल अटैक्स आ रहे हैं बार बार, लेकिन स्टिल मैं क्या कर रहा हूँ, इतनी डिटर्मिनेशन हमने रखी हुई है ना भाई कि कुछ भी हो जाए। चाहे आज का सेशन भी ऐसा था कि मैं यूं हाथ रख के, आपने देखा, बहुत बार पढ़ा रहा था। कारण वही है कि भाई यहाँ पे इतना ज़्यादा पेन हो गया कि चीज़ों को मैं बार बार कभी नीचे देख रहा हूँ, कभी ऊपर देख रहा हूँ, ऐसा हाल चल रहा है। लेकिन रात रात भर जाग रहे हैं, लेकिन कोशिश ये है कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दें। क्या इतना आसानी है ऐसे? ये मैं बताऊँ आपको कि ये जो कंटेंट आपको दे रहा हूँ मैं, इसकी इतनी ज़्यादा इसमें चेंजेस करना, इसमें इतनी ज़्यादा पिक्चराइजेशन करना, एक एक कलर को देखना, उसके पीछे की कहानियों को सोचना, हर चीज़ में मेहनत, हर चीज़ में मैं कोई कसर छोड़ूंगा ही नहीं भाई। अगले 2-2.5 महीने में क्या होगा कि आपको इस पूरी मार्केट में ना सब कुछ साइड में एक होगा और हमारा कोर्स एक साइड होगा। अब देख लेना, आपको खुद नजर आएगा। किसी भी बंदे का, एक बारी मेरे को ये कोर्स कंप्लीट करवाने दो, उसके बाद आप क्या करना, किसी भी बंदे का कोर्स एक साइड पे रख के देख लेना और एक साइड पे हमारा रख के देख लेना, कहीं दूर दूर तक भी आप मैच नहीं कर पाओगे। ये मैं लिख के आज देने को तैयार हूं। बस 1.5-2 महीना रुक जाइए, जब तक कि मैं ये पूरा का पूरा कंटेंट कंप्लीट नहीं कर लेता। उसके बाद आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। आप खुद अपने मुंह से माउथ पब्लिसिटी करेंगे कि मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं एडवर्टाइजमेंट्स करता रहूं लोगों की तरह, ना हम करना चाहते हैं, ना हमारे पास हैं इतने पैसे। आप करेंगे खुद। हमारे रियल एडवर्टाइजर्स, हमारे रियल जो पब्लिसिटी है वो आप हैं। आप खुद अपने मुंह से बताएंगे अपने भाई बहनों को, अपने आसपास के लोगों को कि भाई तुम्हें अगर जीएस पढ़नी है, तुम्हें लग रहा है कि जीएस में कुछ डिफरेंट चाहिए, तुम्हें इजीली समझ आए, जो बंदा तुम्हारे साथ ग्राउंड लेवल पे आके इजीली कनेक्ट कर पाए माइंड टू माइंड, तो आप हमारा नाम देंगे, आप खुद देंगे। ठीक है, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, 1-1.5 महीने की बात है, आप खुद देंगे। बहुत सारे लोग तो आज भी दे रहे हैं ये नाम कि भैया आपको पढ़ना है तो जीके मतलब जीवी कक्षा। थोड़े दिन रुक जाइए, जो नहीं भी दे रहे हैं ना, उनकी राय बदलेगी, ओपिनियन बदल जाएगी। ऐसा हम कर देंगे पूरी की पूरी मार्केट के अंदर। ठीक है, बहुत तगड़ी चीज हम करने वाले हैं, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।